भगवान श्री राम जन्म का पूरा चरित्र शुरू से आखिर तक है। उसको रामलीला के द्वारा रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाता है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यानी इस प्रकार के जो नाटक है उनसे प्रेरणा लेना, देख पढ़ के उसको अलग नहीं, उससे हमको प्रेरणा लेना, सीख लेना कि हम किस प्रकार समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हम भी मर्यादा में रहें, हर एक प्रकार से समाज को एक नई दिशा दें। हम शिक्षण जगत से जुड़े हुए हैं तो हम ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करें जो समाज में अपना अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग योगदान दें, विकास के मार्ग पे ले जाएं। तो इस प्रकार विविध स्वरूपों में विविध विद्वानों ने अपने मतों को प्रस्तुत किया है। जैसे संस्कृत साहित्य में कालिदास जी हैं। कालिदास जी भी संस्कृत साहित्य के सम्राट माने जाते हैं। इन्होंने अभिज्ञान, जैसे बताया, अभिज्ञान शाकुंतलम है तो उसका संस्कृत में इन्होंने लिखा तो उसका हिंदी भी अनुवाद हुआ है। ऐसा नहीं, जैसे संस्कृत भाषा कठिन है, जिसको कठिन महसूस हो तो उसका हिंदी अनुवाद पढ़ सकते हैं। लगभग सभी भाषाओं का अन्य भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। जैसे बताया, हिंदी में नाटक साहित्य हैं तो डॉक्टर दशरथ ओझा ने अपने शोध प्रबंध, डॉक्टर दशरथ ओझा एक श्रेष्ठ विद्वान है, इन्होंने रिसर्च वर्क किया और इन्होंने ये जानने की कोशिश की कि नाटक क्या है, नाटक का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ, किस दिशा में हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उनकी गहराई तक गए और एक संशोधन करके समाज के समक्ष एक नाटक के स्वरूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। और उसमें गए सुकुमार रास को हिंदी का प्रथम उपलब्ध नाटक माना। उस समय गए सुकुमार रास नामक जो नाटक उपलब्ध था, उनके रिसर्च वर्क के दरमियान, यानी उनके संशोधन के दरमियान जो उन्हें मिला, उपलब्ध हुआ, उसको उन्होंने प्रथम माना। ये ओझा जी का मत है, डॉक्टर दशरथ ओझा जी का मत है कि उन्होंने उसे प्रथम क्रमांक प्रदान किया। इसकी रचना वो 1289 में मानते हैं। ओझा जी ने इस रास में रास के सभी तत्वों को विद्यमान बताया। ये जो रास है, इसमें रास के जो मूलभूत तत्व होते हैं नियमानुसार, वो सारे उसमें विद्यमान हैं। उन्होंने अपने रिसर्च वर्क के दरमियान पाया और उन्होंने सिद्ध किया। इसकी भाषा पर राजस्थानी का प्रभाव बताया। इसकी जो रचना है, इस पर राजस्थानी भाषा का, ये स्वाभाविक बात है। जो व्यक्ति, माना कोई व्यक्ति हिंदी बेल से है तो हिंदी से प्रभावित होगा। हिंदी में भी अमुक किलोमीटर के बाद भाषाओं में परिवर्तन, उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो या MP हो। जैसे गुजरात है हमारा, हम गुजरात में रह रहे हैं तो गुजरात में देखें भाषाओं में अलग है, अहमदाबाद में अलग है, महसाणा की अलग है, डांग की अलग है। तो अलग अलग क्षेत्र की भाषाओं में थोड़ा परिवर्तन हमको दिखाई देता है। तो जैसे इसमें राजस्थानी भाषा का इसमें प्रभाव है। और दशरथ ओझा जी ने दूसरा भी एक उस वर्ग के दरमियान बताया, हिंदी मैथिली नाटक कि डॉक्टर दशरथ लिखते हैं कि एक शाखा माना है उसने मैथिली नाटक की कि परंपरा काफ़ी पहले मिलती है। इस भाषा में आदि नाटककार महाकवि विद्यापति भी संलग्न रहे और इन्होंने इसकी रचनाओं में देखा कि इसमें रास के सारे तत्व हैं। और कहा जाता है कि विद्यापति ने कई नाटकों की रचना की थी, किंतु आज उनके द्वारा रचित केवल गोरक्ष विजय नाटक है। उन्होंने कई प्रकार के नाटकों की रचना की, परंतु वर्तमान समय में जो उपलब्ध नाटक है वो गोरक्ष विजय नाटक है जो हमको उपलब्ध है।
जब मिथिला के शासक वर्ग के कुछ लोग नेपाल में जाकर बस गए तो विद्यापति नाटक परंपरा भी पहुंची, नेपाल पहुंची। नेपाल में जिन नाटकों की रचना हुई उनमें मुख्य हैं विद्या विलाप, जो 1533 में हुआ, प्रकाशित हुआ। मुदित कुंवल यासव 1628 में। हरगौरी विवाह 1929 में। उषा हरण पारिजात ग्रहण प्रभावती हरण, जो 17वीं शताब्दी में हुआ। मिथिला में रचित नाटकों में से गोविंद विरचित नलचरित नाटक, जो 1936 में। रामदास झा विरचित आनंद विजय नाटक। देवानंद विरचित उषा हरण 17वीं शताब्दी में। रमापति उपाध्याय विरचित रुक्मणी हरण 18वीं शताब्दी तथा उमापति उपाध्याय विरचित पारिजात हरण 18वीं शताब्दी में विशेष है। इन सभी नाटकों में अभिनेता का गुण मिलता है, अभिनेता ने नेतृत्व का गुण प्राप्त होता है। और जैसे इसमें रासलीला नाटकों के बारे में, जैसे इसके पहले चर्चा हो चुकी है, तो रासलीला आप लोग इस शब्द से परिचित ही होंगे, मैं बताने की आवश्यकता नहीं समझ रहा हूँ। तो रासलीला नाटकों की रचना प्रायः भक्ति काल में हुई। भक्ति काल में यानी कि उस समय जो अपने तुलसी जी वगैरह हुए, यूँ कुछ विद्वान इन नाटकों का संबंध रास या रास काव्यों से जोड़ते हैं, किंतु यह उचित प्रतीत नहीं होता कि रास काव्यों से जोड़ते हैं। तो प्रस्तुत रासलीला नाटकों का क्षेत्र ब्रज प्रदेश माना जाता है। वहीं इन नाटकों का विकास हुआ, वहीं इन नाटकों का समुचित विकास प्राप्त हुआ। ऐसे नाटकों में नंददास जी की गोवर्धन लीला प्रचलित है तथा श्याम सगाई लीला अति प्रसिद्ध लीलाएँ हैं। श्याम सगाई लीला अति प्रसिद्ध लीलाएँ हैं जो इस नाटक के अंतर्गत आती हैं। अब कृष्ण भक्त कवियों में कृष्ण भक्त ऐसा देखा गया है, ईश्वर अनंत अनेक हैं, सभी के भक्त हैं, जिसकी जिसमें श्रद्धा, कोई प्रभु हनुमान जी में श्रद्धा, कोई श्री राम प्रभु में, कोई भगवान श्री कृष्ण में, कोई माता दुर्गा में, तो सबकी अलग अलग है। तो अलग अलग जो जिसके इष्ट होते हैं उसके हिसाब से व्यक्ति या विद्वान लेखक रचनाओं को करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अन्य कृष्ण भक्त कवियों में ध्रुवदास, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, तथा चाचा वृंदावन ने लगभग 40-50 लीलाओं की रचना की। इनके उपरांत ब्रजवासी दास ने 74 लीलाएं लिखी। 74 लीलाएं लिखी। इन्हीं लीला नाटक के आधार पर नरसिंह लीला, भगीरथ लीला, प्रहलाद लीला, दान लीलाओं की रचना हुई। इन लीलाओं में नृत्य और गान का बहुत अधिक प्राधान्य है। अब इसके बाद वैष्णव आंदोलन से प्रभावित हिंदी नाटक आए। कुछ नाटक आंदोलन से प्रभावित हुए और उस समय लिखे गए। तो रासलीला नाटकों की रचना की जो परंपरा है वो कृष्ण भक्ति काव्य नाटककारों द्वारा हुई है। कृष्ण भक्ति के काव्य नाटककारों के द्वारा हुई है। किंतु इसी काल में कुछ ऐसे नाटकों की भी रचना हुई है जो वैष्णव आंदोलन के परिणाम स्वरूप जनता में प्रचलित हुए। भजन पूजन एवं कीर्तन से प्रेरित हुए। कुछ लोग भक्ति भाव भजन कीर्तन से प्रेरित हुए। ये नाटक 17वीं-18वीं शताब्दी में लिखे गए, ऐसा माना जाता है, विद्वानों का मत है। इन नाटकों में रामायण महानाटक है। रामायण जो है उसको महानाटक के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है, जो संवत 1667 में इसका समय मानते हैं, बस मान रहे हैं। तो इस प्रकार गोविंद सिंह कृत चंडी चरित्र, यशवंत सिंह कृत प्रबोध चंदोदय,
संवत 1700 और शकुंतला नाटक 1727 में, रघुराम नागरकृत सभा सार नाटक। तो इस प्रकार से सभी नाटकों की रचना हुई है। और भारतेंदु युग ने तो एक नई दिशा दी, नया बल प्रस्तुत किया नाटकों की दिशा में। और उन्होंने यूँ कहा जाए कि भारतेंदु काल राष्ट्रीय जागरण तथा सांस्कृतिक चेतना का उन्मेष युग रहा। क्यों कि भारतेंदु द्वारा जो रचनाएं समाज को प्राप्त हुई, उसके द्वारा समाज को एक नई दिशा, नया आयाम प्राप्त हुआ है। वो एक श्रेष्ठ नाटककार थे। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। भारतेंदु बाबू ने अपने पिता गोपाल चंद द्वारा रचित जो नहुस लिखा है, फिर से आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, जो नहुस है नाटक सन 1841 में हुआ है, काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी अच्छा नाटक है। इसके अलावा 1861 में राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद भी किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो मूल संस्कृत के ऊपर आधारित है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित है, लेकिन समाज में इतना लोकप्रिय होने के कारण उसका लोगों तक, जन जन तक पहुंच सके, इसलिए उसका अनुवाद हिंदी में लक्ष्मण जी ने प्रस्तुत किया है। और इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी ने ऐतिहासिक नाटक की एक नई नींव डाली, नई परंपरा उन्होंने प्रारंभ किया और उन्होंने अपने नाटक के द्वारा इस समाज को एक नई दिशा दी, नया आयाम दिया। जयशंकर प्रसाद जी ने काफ़ी अपनी रचनाएं दी, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, सज्जन कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का, नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट और चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कुल 13 इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। इनका ऐतिहासिक नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है और इन्होंने अपना जो साहित्य के क्षेत्र में योगदान है उसको काफ़ी अच्छे रूप में याद किया जा रहा है। प्रसाद जी ने अपने अधिकांश नाटकों के कथानकों का चयन भारत के गौरवपूर्ण अतीत से किया है। और यह ही नहीं, जो प्रसाद जी ने परंपरा शुरू की, इसके बाद परंपरा जारी रही। प्रसाद जी के उपरांत हिंदी नाटकों में विशेष बल पकड़ा और ऐतिहासिक नाटककार उभर करके हमारे सामने आए, जिनमें जैसे मैं बता चुका हूँ, फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा। हरे कृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जगदीश चंद्र माथुर आदि का विशिष्ट नाम है, जिसमें वृंदावन लाल जी बहुत बड़े ऊंचे साहित्यकार हैं। उन्होंने उपन्यास, काफ़ी अच्छे उपन्यासों की भी रचना की है, सामाजिक उपन्यास, एकांकी, नाटक। तो नाटक में भी उन्होंने झांसी की रानी जो है वास्तविक घटना पर आधारित है, जिसमें अपने विचारों को अच्छी तरह से प्रस्तुत करके एक नई दिशा, एक नया आयाम प्रस्तुत किया है। उन्होंने उसका काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया, जैसे कोई भी लेखक बस यहीं इसी के साथ में झांसी की रानी लिखा 1857 में, इसी के साथ यहाँ पे समापन करते हैं। आशा है आप इन सब को समझेंगे और अपने अध्ययन में शामिल करेंगे। नमस्कार।
સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.